हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। ये पूरा करंट अफेयर आप जानते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुनकर बनाया गया वीडियो होता है आपके लिए। इसलिए इस पूरे लेक्चर को आप पूरा देखें, एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं आप कोशिश करिए उनके आंसर्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दीजिए आप, और जितना फास्ट दे सकते हैं उतनी फास्ट दीजिए। ओके, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब आप जुड़ जाइए, और जो बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है या तो आप उनको व्हाट्सएप किया करिए या उनको आप ये वीडियो शेयर कर दिया करिए ताकि इसके बाद भी वो इसका लाभ ले सकें। ओके, चलिए तो बिना कोई समय गंवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये पहली बार हुआ है। मैंने कहा था पहला और आखिरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी करंट में इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं तो उन पर खास निगाह आपकी होनी चाहिए कि हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद या अंबाला। ऑप्शन आपके पास 4 हैं और जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। ओके, इसका सही जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम खोला गया है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम, इसको आप लिख जाइए, नोट करते जाइए। गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सुचारू रूप से इसको शुरू किया गया है। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलोग्राम तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को अनाज एटीएम उपलब्ध कराएगी। ओके, एक नया कंसेप्ट आ गया, अनाज एटीएम। तो ये ग्रेन एटीएम आप याद रखिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया है, पहला ग्रेन एटीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देखिए ध्यान रखिए कि जैसे ये पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चीन से रिलेटेड, बांग्लादेश, नेपाल, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इवेंट, कोई घटना, कोई नियुक्ति, जो इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, जो बड़ी नियुक्ति है, कुछ भी होता है वो आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, ममनून हुसैन, आसिफ अली जरदारी या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है और जल्दी आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं आप इसका सही आंसर देंगे और इसका सही आंसर है ममनून हुसैन। वेरी गुड। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की 14 जुलाई 2021 को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलन ममनून ने इस बात की पुष्टि की। ममनून हुसैन 80 वर्ष के थे और ये पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ये इंपॉर्टेंट है। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA की डिग्री ली थी। तो इसका सही आंसर ममनून हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। चलिए जल्दी से सही आंसर दीजिए इसका। किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। नेपाल, चीन, वियतनाम एंड रूस। सही आंसर क्या होगा इसका? ओके गुड, सी ऑप्शन, वियतनाम। वियतनाम ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी की कोविड-19 बीवी जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। वियतनाम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है।
जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समर्थित ये छठा ब्रांड है। वियतनाम के अब तक के सबसे खराब संक्रमण के दौर से इस समय वो गुजर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? चलिए बताइए। शाहरुख और संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को गोल्डन वीजा जारी किया गया है दुबई के द्वारा? देखिए, दुबई या जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सानिया मिर्जा, करिश्मा कपूर, हिमा दास एंड पीवी सिंधु। इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को भी अब गोल्डन वीजा मिल गया है। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा यह वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। यह वीजा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। यह वीजा हर किसी को नहीं मिलता है। दुबई का गोल्डन वीजा कुछ खास वर्ग के लोगों को दिया जाता है, जिसमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र सम्मिलित होते हैं। तो ये गोल्डन वीजा था यूएई का, जिन्हें सानिया मिर्जा को मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? चलिए, ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, पाकिस्तान और डेनमार्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश के साथ ये समझौता हुआ है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। ओके, इसका सही जवाब है डेनमार्क। इसका सही जवाब है डेनमार्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के साथ स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। विज्ञप्ति के अनुसार द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को प्रस्तावित या प्रोत्साहित करेगा। इससे भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसमें कहा गया है कि इससे दोनों देशों के लोगों के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? चलिए, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, उनको कितने वर्षों तक जारी रखने का मंजूरी दे दी? न्यायपालिका के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है उसके लिए। चलिए, इसका सही जवाब है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक जारी रखने के लिए अनुमति मिल गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए CSS केंद्र प्रायोजित योजनाओं को आगामी 5 वर्षों के लिए यानी 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम न्यायालय योजना, न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कितने रुपए? 50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? 2020 में विश्व की कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है? 20%, 10%, 15% या 25%? चलिए, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर दीजिए। 2020 में 2020 में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग, UN के अकॉर्डिंग? इसका सही जवाब है 10% जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पर्याप्त आहार न मिलने से
प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार लगभग 10% लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी है और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत में होने वाले थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में होने वाले थे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने पिछले करंट अफेयर में इसको पढ़ा है कि ये किस राज्य में होने वाले थे, तो जाहिर सी बात है आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे कि ये किस राज्य ने इसको स्थगित करने का फैसला किया है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है हरियाणा। आपको पता है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में आयोजित होने वाले थे। हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार की कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अब अगले साल इसे फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा सरकार कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब जैसे यहां पर आपके पास 4 राज्यों के नाम आ रहे हैं, तो इन 4 राज्यों के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे बिहार, तो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार के सीएम और राज्यपाल कौन है। इसी प्रकार झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड के सीएम और राज्यपाल कौन है। हरियाणा की राजधानी क्या है, यहाँ के सीएम और राज्यपाल कौन है। सेम इसी प्रकार तमिलनाडु की राजधानी क्या है और यहाँ के सीएम और राज्यपाल कौन है। अगर आपको ये बेसिक जानकारी स्टेट्स के बारे में रहेगी, तो जब भी कोई परिवर्तन होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर हो या फिर ये राज्यपाल के पद पर हो, उसको याद करने में आपको बहुत समस्या नहीं आएगी। इसलिए डे टू डे जो करंट अफेयर है उसमें आप अपडेट रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गया है? क्रिकेट आप सभी देखते होंगे, मोस्ट ऑफ लोग देखते होंगे, क्रिकेट के बारे में रुचि होगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस को बहुत रुचि है क्रिकेट के बारे में। ठीक है, क्रिकेट देखिए यूपी पीसीएस को किस में रुचि है, क्रिकेट, टेनिस, ओके, बैडमिंटन, इनमें खास तौर से, एंड फुटबॉल। इसके अलावा कभी कुश्ती में भी रुचि दिखा लेता है, कुछ और गेम्स में भी रुचि दिखा देता है, लेकिन ये उसके फेवरेट हैं और ख़ास तौर से क्रिकेट तो उसका फेवरेट सेगमेंट है। तो T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर क्रिस गेल। कौन है इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए, और इसके लिए हम आपको 30 सेकेंड का समय जरूर देंगे। चलिए, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे इसके लिए आपको। सही आंसर दीजिए, विराट कोहली, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर क्रिस गेल। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा ABCD मत लिखिए करिए, ओके? क्योंकि क्या होता है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं और उसमें कुछ बच्चे क्या होता है, पुराने क्वेश्चंस का आंसर भी बाद में दे पाते हैं। नेट की स्पीड स्लो आती है या उनके पास 2, 4, 5 सेकेंड ये वीडियो डिले चल रहा होता है, ठीक है? तो कई बार मिसमैच हो जाते हैं। आप आंसर सही दे रहे होते हैं और हमारे पास स्क्रीन पे आंसर सही नहीं आ रहा होता है, ओके? तो इसके लिए आप क्या किया करिए कि सीधे नाम लिखा करिए या जो नंबर हुआ करे वो नंबर आप नोट डाउन किया कर दिया करें। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इतिहास रच दिया। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। देखिए, आ गया पहले
तो ये क्या हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्रिस गेल के नाम अब 431 T20 मैचों में 37.63 की औसत से 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हो गया है, 14,038 रन। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक लगे हैं, 87 अर्धशतक निकले हैं। और वहीं वेस्ट इंडीज के ही कीरोन पोलार्ड 545 मैचों में 10,836 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ओके, तो ये पहले बल्लेबाज बने हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपकी स्क्रीन पे, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई है? इनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, ये इसकी चर्चा हम लोग इकोनॉमी के लेक्चर में देखेंगे। अभी यहां समझते हैं कि पेटीएम को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन है 20,600 करोड़ रुपए, 16,600 करोड़ रुपए, 25,600 करोड़ रुपए या फिर 19,600 करोड़ रुपए। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है 16,600 करोड़ रुपए। सही जवाब है 16,600 करोड़ रुपए। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों को 16,600 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की मंजूरी मिल गई है। शेयर धारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है और द्वितीयक शेयरों की बिक्री के साथ कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। अब तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था। उसने 2010 के अंतिम तिमाही में 15,500 करोड़ रुपए का आईपीओ जारी किया था और 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब ये सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है 16,600 का। अब देखिए सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। जब कोल इंडिया का ये आईपीओ निकला था तो कोल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय के एग्जाम्स में। अब जब पेटीएम का ये सबसे बड़ा आईपीओ निकल रहा है तो इसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, जो 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो पेटीएम है इसके संस्थापक का नाम क्या है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि हाथी पांव की उन्मूलन के लिए फिर से दवा, कोविड-19 की जो दूसरी लहर थी उसके बाद दवा अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला आ गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा राज्य बना है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या दिल्ली? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी आंसर करिए। इसका सही जवाब है, वेरी गुड, महाराष्ट्र। सही जवाब है इसका महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। कैसा रोग है? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं या उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, इसे आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप इसको पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के बाद ये दूसरी सबसे अक्षम करने वाली बीमारी है। सबसे अधिक जो किसी व्यक्ति को अक्षम कर देती है ये ऐसी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। पीसीएस के बहुत फेवरेट टॉपिक्स में से एक। इसके ऑप्शंस देखिए, कोमल त्यागी, नगमा मलिक, जया अग्रवाल या मोहिनी अग्निहोत्री। इसके सही आंसर का जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए आप।
30 सेकेंड देंगे इस क्वेश्चन के लिए भी, और ये अभी बहुत चर्चा में रही हैं, इस वजह से ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है नगमा मलिक। नगमा मलिक को पोलैंड की अगली राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है। 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं नगमा मलिक, और अभी फिलहाल ये विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं नगमा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी आपका नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताइए। श्याम श्रीनिवासन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी या कोमल अग्रवाल, निम्न में से किसको फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? चलिए जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2010 को बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइनलिंग में कहा कि आरबीआई ने 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में श्याम श्रीनिवासन की नियुक्ति की है। फेडरल बैंक का नया सीईओ और एमडी श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कौन है वो जिसका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और अभिनेता और लोकप्रिय कलाकार रवि देवन, संजय दत्त, गौरव अग्रवाल या माधव मोगे? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका, और इसका सही आंसर है माधव मोगे। माधव मोगे का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट थे मोगे। 68 साल की उम्र में इनको निधन हुआ है इनका। माधव पिछले काफ़ी समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। माधव ने पार्टनर, दामिनी, घातक, मैंने प्यार क्यों किया जैसे बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया था। माधव खास तौर पर संजीव कुमार की मिमिक्री करने के लिए पसंद थे, और कई शोज में उन्होंने शोले के ठाकुर के किरदार की भी मिमिक्री करते हुए वो नजर आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? चलिए जल्दी से बताइए। हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, विनय प्रकाश या फिर मोहन त्रिपाठी? कौन है इसका सही जवाब? जल्दी से जल्दी आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और अपनी टाइपिंग स्पीड थोड़ा तेज करिए आप। उम्मीद करते हैं आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे अपने। इसका सही जवाब है विनय प्रकाश। विनय प्रकाश इसका सही जवाब है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए ट्विटर इंडिया का कंपनी का जो शिकायत अधिकारी है उसे नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा है। भारत में नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी। एक नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्त करने की जरूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। तो इसमें विनय प्रकाश जो भारत के निवासी हैं उनकी नियुक्ति की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 जीता है?
कुछ बच्चों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसके लिए आपको 30 सेकेंड दे रहे हैं और बिल्कुल आपका अब समय स्टार्ट हो गया है। जल्दी से ऑप्शन में लिखिए इटली, फ्रांस, जर्मनी और रूस। कौन है इसका सही जवाब? अबे पिछले लेक्चर में ही इस टॉपिक की चर्चा हुई है। यूरो कप 2020 की चर्चा आपने पिछले टॉपिक में सुनी है। जल्दी से बताइए किसने जीता है। 10 सेकेंड है आपके पास। ABCD टाइप मत करिए, इसको सीधे लिखिए इटली, फ्रांस, जर्मनी या रूस। टाइम अप। आपका सही आंसर है इटली। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया। इटली ने दूसरी बार यूरो कप जीता है। यूरो कप 2020 के फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया है। यूरो कप 2020 टूर्नामेंट का परिणाम पेनल्टी शूटआउट से निकला है। इससे पहले 1976 में पेनल्टी के रिजल्ट निकला था और इटली 1968 के बाद फिर से यूरोपियन चैंपियन बन गया है। 1968 के बाद अब जाके इटली यूरोप में चैंपियनशिप जीत पाया है यूरो कप 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। किसकी? ऑक्सफैम की रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? हर 1 मिनट में। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिपोर्ट है ये 20, 11, 30, 25। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 11 लोगों की प्रति मिनट भूख के कारण मौत हो जाती है। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम के अनुसार दुनिया भर में भूखमरी के कारण हर मिनट 11 लोगों की मौत होती है। बीते 1 साल में पूरी दुनिया में अकाल जैसे हालात का सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। ऑक्सफैम ने दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक रिपोर्ट में कहा कि भूखमरी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। कोविड-19 के कारण दुनिया में हर 1 मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। ओके, ये कोविड-19 के कारण है, लेकिन भूखमरी के कारण 11 लोगों की जान जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा की थी? देखिए इसमें दोनों चीजें अप्लाई हो गई। एक तो ये स्पोर्ट का प्रश्न है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा क्रिकेट से रिलेटेड है सो मस्ट बी इंपॉर्टेंट, एंड तीसरा ये आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश से संबंधित है, तो ये ऑटोमेटिक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन है महमूदुल्लाह, तमीम इकबाल, मोमिनुल हक या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपके पास बहुत कम समय है। अब 30 सेकेंड का समय आपको फिर दे रहे हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पर खासा ध्यान रखा करिए आप लोग, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और खास तौर से क्रिकेट के जो क्वेश्चंस हैं, टेनिस के जो क्वेश्चंस हैं, फुटबॉल से रिलेटेड जो सीरीज हैं, इनकी ट्रॉफी हैं, इसका सही जवाब होगा महमूदुल्लाह। सही जवाब महमूदुल्लाह। बांग्लादेश के धुआंधार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने का फैसला लिया है। वह इस समय जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वे टेस्ट क्रिकेट से अब तक 2914 रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके अलावा उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 43 विकेट भी लिए हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहुत चर्चा में रहे, सभी ने इनको इनकी जो डेथ थी उस पर शोक जताया।
जयराम ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार या प्रेम सिंह धूमल? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर और नाम लिख के बताया करिए, ना कि ABCD करके। ओके, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। और वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको लोग देख सकें। फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं, कम से कम उन लोगों का भला होगा जिनका जो है अभी ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? वीरभद्र सिंह। इसका सही जवाब है वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है और वे 87 साल के थे। वीरभद्र सिंह की राजनीतिक करियर काफी लंबी रहा है और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वीरभद्र सिंह साल 1983 से 1990, 1993 से 1998, 1998 से 2003 और 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कब से कब तक? 1983 से 90, फिर 93 से 98, 98 से 2003 और 2003 से 2007 और 2012 से लेकर 2017, इतने 5 बार, ये 6 बार, कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 टाइम। 83 से 90, 93 से 98, 98 से 2003, 2003 से 2007, 2012 से 17 के बीच में ये मुख्यमंत्री रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसमें एक जो ईयर है वो कहीं मिसमैच हो रहा है, तो इसको आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल से देख लीजिएगा 5 बार रहे हैं या 6 बार रहे हैं। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए, बहुत इजी है इसका आंसर। अभी अभी नए शिक्षा मंत्री हमारे बने हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को अभी शिक्षा मंत्री बनाया गया है नरेंद्र मोदी ने, जो अभी 7 जुलाई 2021 को अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है। इससे पहले ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय का भार संभाल रहे थे। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। इन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है? तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका सही आंसर आप दे पाएंगे। आंध्र प्रदेश और किस राज्य में सीमावर्ती जिलों के बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत पर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को पुलिस बलों पर उन पर तैनाती की गई है? पंजाब, तमिलनाडु, असम और तेलंगाना। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ओके, ABCD नहीं लिखना है, इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आपको पता है कल हमने जब आंध्र प्रदेश की मैपिंग देखी थी तो आपको पता है उसकी बाउंड्री तेलंगाना से टच करती है। और ऐसे क्यों पता है आपको, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 2 अक्टूबर 2014 को आंध्र प्रदेश से ही एक नए राज्य काटकर एक नए राज्य की स्थापना की गई थी जिसे तेलंगाना कहते हैं। ओके, हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में शिकायत की है कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अपने हालिया आदेशों में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा था। तेलंगाना सरकार द्वारा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के कारण यह तनाव पैदा हो गया है। तो आंध्रा और किसका झगड़ा चल रहा है? तेलंगाना का झगड़ा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है आज। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? अफगानिस्तान आपका पड़ोसी देश। क्रिकेट, राशिद खान, नजीबुल्लाह जारदान, मोहम्मद नबी, नूर अली जारदान।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है राशिद खान। राशिद खान को T20 का नया कप्तान बनाया गया है। ये स्पिनर है राशिद खान, जिन्हें T20 टीम का नया कप्तान चुना गया है। बोर्ड के चेयरमैन फरहान यूसुफजई ने कहा कि राशिद दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा है। राशिद इस समय आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी से 31 अंक पीछे हैं, जो पहले स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कौन है आईसीसी की T20 गेंदबाजी रैंकिंग में? वो हैं साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी। और दूसरे नंबर पर राशिद खान हैं, जिन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट, खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। राजनाथ, नितिन गडकरी, अमिताभ बच्चन, अमित शाह। देखिए 3 तो पॉलिटिशियन हैं और एक एक्टर है। अब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब नितिन गडकरी। वेरी गुड। इसका सही जवाब क्या होगा? नितिन गडकरी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गडकरी ने कहा कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट का संयंत्र बनेगा। यानी कि अब गाय के गोबर से जो पेंट बनेगा उसके लिए भी पहला संयंत्र बनाने की चर्चा नितिन गडकरी ने कर दी। आपको पता है कि मोदी सरकार के सबसे ज़्यादा काम करने वाले मंत्रियों में से नितिन गडकरी का नाम गिना जाता है। एक समय था जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे और आज भी हैं। नितिन गडकरी के जो कार्यशैली है बिल्कुल अलग है और बहुत अपने काम को लेकर बहुत इनमें डेडिकेशन है। ओके, तो खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का अनुपालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंक पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसमें बैंकों की संख्या पूछी है, 10, 12, 14 और 16। चलिए इसका बिना समय गवाए हम लोग आंसर देखते हैं। 14 बैंक, 14 बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें देखिए कौन कौन सी हैं। बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल है। इन सभी बैंकों पर 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? चलिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। अगर इसका एक भी टाइगर रिजर्व आपको पता होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है राजस्थान। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था। मुकुंदरा में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, रामगढ़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन रणथंभौर में कंफ्यूज होना
नहीं बनता। ये पूरी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। इससे एक क्वेश्चन आपको किसी भी पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में कभी भी मिल जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और यह अभ्यारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिण की तरफ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? चलिए पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल, भारत, जापान, रूस। इसमें पिछले कुछ वर्षों से इसमें जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है उसके नाम नहीं बदला है। तो क्वेश्चन एक तो यहां से बन सकता है कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, दूसरा बन सकता है कि भारत का इसमें कौन सा रैंक है। चलिए सही आंसर इसका क्या होगा? जापान। जापान इसका सही आंसर है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है। इस लिस्ट में जापान को सबसे पहला नंबर मिला है। इसके बाद जापान के बाद सिंगापुर को दूसरा और जर्मनी को तीसरा और दक्षिण कोरिया को साथ में मिलकर तीसरा स्थान मिला है। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। भारत इस सूची पर 19th नंबर पर है, 90वें नंबर पर है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंदें खेली, इसका रिकॉर्ड बना लिया? देखिए रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर क्रिकेट है, वाह क्या कहना। हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स, ग्रीम स्मिथ या वर्नोर फिलेंडर? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, बिना समय गवाए इसका आंसर देखते हैं। हाशिम अमला। हाशिम अमला इसका सही जवाब है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 से कम के स्कोर के लिए एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे अधिक गेंदें हैं। हाशिम अमला 6 साल पहले भारत के खिलाफ ऐसी ही एक पारी खेली थी, तब उन्होंने 244 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 25 रन बनाए थे। इस दौरान दूसरे छोर पर एबी डिविलियर्स ने उनका पूरा साथ दिया, तब एबी डिविलियर्स ने 297 गेंद पर सिर्फ 43 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया था। तो इसका सही आंसर हाशिम अमला। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2020, आज स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस की भरमार है। नेपाल, चीन, रूस और भारत। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए, और इसका सही आंसर है भारत। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। एएफसी ने कहा है कि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को 3 में से 1 स्टेडियम के रूप में चुना गया है, जहां एएफसी महिला एशियाई कप 2022 के मैच होंगे और टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा, यानी पहले महीने से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब भारत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? ऑप्शन है विद्या बालन, करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा या माधुरी दीक्षित। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन है विद्या बालन, करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा या माधुरी दीक्षित। इसका सही आंसर है विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज के नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है। अभिनेत्री ने इस साल की शुरुआत में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित
गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? किस पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? लता मंगेशकर, आशा भोसले, स्वानंद किरकिरे या सुरेश वाडेकर? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए आप लोग। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा स्वानंद किरकिरे। प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, दिल्ली हिंदी अकादमी का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अकादमी को स्वानंद किरकिरे के हिंदी और भाषा और संस्कृति के अनूठे अनुभवों से लाभ होगा। सिसोदिया ने अकादमी के सदस्यों से कहा कि वे कला और संस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नए तरीकों का उपयोग करने के बारे में सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस पहला और आखिरी यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो यूपीएससी से रिलेटेड है। तो पहला, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ये अभी चर्चा में है। आखिरकार इसके चर्चा की विषय है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में। अपनी तरह की पहली पहल हरियाणा सरकार ने हाल ही में गुरुग्राम के फरूख नगर में खाद्यान्न वितरण के लिए पहले एटीएम मशीन यानी ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। क्या किया है? ग्रेन एटीएम स्थापित कर दिया है। ग्रेन एटीएम बैंक एटीएम की तरह कार्य करेगा। एक स्वचालित मशीन होगी जिसमें अनाज की माप की त्रुटि होने की संभावनाएं नहीं रह जाएंगी। मशीन में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम होगा जहां लाभार्थियों को अपना अनाज प्राप्त करने के लिए आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। ओके, इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने वाले अनाज के वितरण को सुगम और पारदर्शी बनाना है और इसके तहत प्रत्येक मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर लगभग 70 किलो अनाज का वितरण कर सकती है। इसके लिए एक पॉइंट क्वेश्चन आपने सबसे पहले देखा था और ये उसकी पूरी डिटेल है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में हरियाणा सरकार राज्य भर में सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों में ग्रेन एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। यह मशीन संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाएगी। यह मशीन 3 प्रकार के अनाज, चावल, बाजरा और गेहूं का वितरण करेगी। इस मशीन के माध्यम से सरकारी डिपो में खाद्यान्न की कमी की शिकायतों का निराकरण भी किया जा सकेगा। ओके, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोवी होम कोविड-19 परीक्षण किट इस समय क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है? कोवी होम कोविड-19 परीक्षण किट आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोवी होम किसने बनाई है? आईआईटी हैदराबाद ने नामक एक कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की गई है जिसे घर पर आसानी से उपयोग किया जा सकता है। यह परीक्षण किट रोग सूचक और स्पर्शोन्मुख दोनों रोगियों के लिए 30 मिनट के भीतर परीक्षण परिणाम घोषित कर देगा तथा इस परीक्षण किट का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें आरटी-पीसीआर एवं आरएनए के निष्कर्षण के लिए BSL-2 प्रयोगशाला सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के घर पर भी परीक्षण कर सकता है। वर्तमान में प्रत्येक परीक्षण की लागत लगभग 400 रुपये है। हालांकि परीक्षण किट के व्यापक उत्पादन से लागत को कम करके लगभग 300 रुपये प्रति परीक्षण किट किया जा सकता है। नेक्स्ट चर्चा का विषय, वास्तविक समय निगरानी हेतु तो दिल्ली सरकार और गूगल के बीच एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है कि दिल्ली सरकार ने यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय के आधार पर बस के आगमन और प्रस्थान के समय
एवं मार्ग को ट्रैक करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इस सहयोग के माध्यम से गूगल 3000 बसों की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सकेगी। इससे यात्रियों को गूगल मैप्स के माध्यम से बसों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। गूगल मैप्स के जरिए उपयोगकर्ताओं को यह भी पता चल जाएगा कि उनकी यात्रा में कितना समय लगेगा। गूगल मैप्स के साथ इस वर्तमान साझेदारी के पश्चात दिल्ली वैश्विक शहरों की उस सूची में शामिल हो गई है जो सार्वजनिक परिवहन के वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि लोग बिना देरी के यात्रा कर सकें। और सहयोग कई अन्य ट्रांजिट ऐप्स को परिवहन विभाग के ओपन डाटा पोर्टल पर उपयोग कर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सभी के लिए सुगम विकल्प बनाने हेतु अभिनव समाधान तैयार करने में भी मदद करेगा गूगल। नेक्स्ट चर्चा का विषय है महाराष्ट्र की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और उद्योगों के साथ साथ उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने की इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनी जारी की है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों एवं संबद्ध व्यवसायों को राज्य में आकर्षित करने के लिए अपनी योजना का अनावरण किया है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना है, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना है, आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी उद्योगों को राज्य में मेगा परियोजनाओं की D+ श्रेणी के तहत सभी लाभ प्रदान करेगी, चाहे उनकी विनिर्माण इकाई किसी भी स्थान पर क्यों न मौजूद हो। गौरतलब है कि प्राय D+ श्रेणी के लाभ राज्य के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में मौजूद उद्योगों को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को प्रदान किए जाएंगे, वो चाहे जहाँ स्थित हों। राज्य में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स के साथ साथ पंजीकरण में भी छूट प्रदान की जाएगी। ओके, साथ ही इस नीति के प्रोत्साहन वितरण प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा। इसी नीति की प्राथमिक उद्देश्यों में यह भी सुनिश्चित करना है कि राज्य में वर्ष 2025 तक पंजीकृत नए वाहनों में कम से कम 10% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हों। अप्रैल 2022 तक सभी नए सरकारी वाहन 2 इलेक्ट्रिक वाहन हों। वर्ष 2025 तक 6 शहरी केंद्रों में सार्वजनिक परिवहन का 25% विद्युतीकरण और शहरी क्षेत्रों के एवं राजमार्गों में 2500 चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जाना शामिल है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी चर्चा में ऐसा क्या हुआ कि स्थगन प्रस्ताव भी चर्चा में है, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब का राजनीतिक दल है ने जो किसान कानून है उसके खिलाफ, जो विवादास्पद किसान कानून है जिस पर कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। प्रस्ताव और संकल्प सामान्य जनहित के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपकरण होता है। किसके लिए? सामान्य जनहित के मामले पर सदन पर चर्चा हो, इसके लिए स्थगन प्रस्ताव शिरोमणि अकाली दल ला रहा है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व भी शामिल होता है, इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। केवल लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का उपयोग होता है। इसे एक असाधारण उपकरण के रूप में माना जाता है क्योंकि यह सदन के सामान्य कार्यों को बाधित करता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 सदस्यों का। इस प्रस्ताव पर कम से कम 2 घंटे 30 मिनट की बहस अनिवार्य होती है, इतनी तो चलनी ही चाहिए। स्थगन प्रस्ताव की और कुछ सीमाएं भी हैं, देख लेते हैं क्या क्या सीमाएं हैं स्थगन प्रस्ताव। ये पॉलिटी का टॉपिक है आपका, आपने सब ने पढ़ा होगा इसको। इस प्रस्ताव को के तहत जिस मामले पर चर्चा की जानी है वह निश्चित होना चाहिए। किसी स्थगन प्रस्ताव को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता जब तक उसके तथ्य निश्चित नहीं हो, यानी कि बिल्कुल एक बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक होना चाहिए जिस पर हमें स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती जो सदन में पहले से चला आ रहा है, अर्थात वह मामला अविलंबित होना
अनिवार्य है, मतलब ऐसा कोई मामला नहीं लाया जाएगा जिस पर पहले से ही सदन पर चर्चा हो रही है। वह मामला लोक महत्व का हो और इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसे सदन की आम कार्यवाही रोकी जा सके। इसका संबंध हाल ही में घटी किसी विशेष घटना से होना चाहिए। विषय का संबंध विशेषाधिकार के मामले से नहीं होना चाहिए और इसके तहत न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है। मामला ऐसा होना चाहिए जिसके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार जिम्मेदार हो। फिर भारत संसद में कितने प्रकार के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, इनके पर हम एक नज़र रख लेते हैं। कितने प्रकार के और प्रस्ताव हैं जो भारतीय संसद में लाए जा सकते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव एक प्रकार का ये प्रस्ताव है। पहला, यह किसी सदस्य द्वारा तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले में तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये हो गया विशेषाधिकार प्रस्ताव, मतलब ये किसी मंत्री के खिलाफ लाया जाता है, मंत्री की निंदा करने के लिए लाया जाता है। जब वो किसी भी तथ्य को रोके या उसे गलत जानकारी दे, इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है कि लोकसभा में इसे क्यों स्वीकार किया जाए। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव। फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है और उस मामले पर आधिकारिक बयान मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। ध्यानाकर्षण लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है। स्थगन प्रस्ताव, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं और इसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। फिर बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल करने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि आर्टिकल 75 के तहत जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सदन में लाया जाता है और प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा जो संबोधन दिया जाता है, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव को सदन में पारित किया जाना अनिवार्य होता है, नहीं तो इसे सरकार की हार मानी जाती है। ओके। कटौती प्रस्ताव, क्या है कटौती प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है, लोकसभा के लिए है। ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए है? लोकसभा के लिए, जो अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार के द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांगों का विरोध करती है। यह प्रस्ताव यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो यह अविश्वास प्रस्ताव के ही समान होता है। यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल हो जाती है तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार उसे इस्तीफा देना पड़ता है या इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाती है। निम्नलिखित में से अब इनमें 3 प्रकार की कटौतियां हैं, इनको देख लेते हैं। कि किसी भी तरीके की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। नीतिगत कटौती, इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। मांग में अंतर्निहित नीति से अनुमोदन प्रकट करने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाएगा। अर्थव्यवस्था में कटौती का जो प्रस्ताव है इसे इस तरह से पेश किया जाता है कि मांग की एक राशि, एक निर्दिष्ट राशि को कम किया जाता है। मतलब कि जो एक राशि मान लीजिए मांगी गई, किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है, अब उसे कम करके मान लीजिए कर दिया गया 9 लाख करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए, तो फिर क्या होगा? इसे एक अर्थव्यवस्था में कटौती, निर्दिष्ट कटौती मान ली जाएगी। फिर है टोकन मनी, टोकन कटौती प्रस्ताव। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत पूरी मांग को 100 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि टोकन मनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा की विशेष शक्ति है। चलिए, तो आज के इस करंट अफेयर में
लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे इसको एक तो अपने ग्रुप में शेयर करते जाइए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो आंसर आपने लिखे हैं उनके में ABCD ना लिखकर आप पूरे उसका नाम लिखते जाइए। ओके, वीडियो कैसा लगा इसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।